हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। अब आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर ये पीस ऑफ लैंड है और ए और बी के बीच में इस पीस ऑफ लैंड को लेके डिस्प्यूट है। अभी इन्होंने क्या किया, सी के कोर्ट में केस फाइल कर दिया, बट सी के यहाँ क्या हुआ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये दोनों इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। अब ये गए डी के कोर्ट में। ठीक है, तो अब ये बताओ, ऑलरेडी एक ही सूट है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, दो कोर्ट में चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, या ये जो सूट इंस्टीट्यूटेड किया ये डिसमिस हो जाएगा, या फिर ये इंस्टीट्यूट हो ही नहीं पाएगा, या फिर सी के कोर्ट में और डी के कोर्ट में, दोनों कोर्ट में इसकी हेयरिंग चलेगी। और अगर ऐसा हुआ, डी और सी ने अलग अलग जजमेंट पास कर दिए, उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टी किस जजमेंट को सही मानेगी और किसको नहीं। इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डील करेंगे, और तब आती है हमारी रेस सब जुडाइस की डॉक्ट्रिन हमें हेल्प करने। ये डॉक्ट्रिन हमें क्या बोलती है, जब भी ऐसी कंडीशन हो, एक ही कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड सूट दो कोर्ट में फाइल हो जाए। एक कोर्ट जिसमें सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ था, यानी कि मान लो 5 मार्च को शुरू हुआ, ठीक है। डी के कोर्ट में इसमें अभी जजमेंट नहीं आया, अंडर ट्रायल सूट है, ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ 10 मार्च को, ठीक है। उस कंडीशन में जो ये सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, इस सूट का ट्रायल कोर्ट बार कर देगा। डी कोर्ट इसका ट्रायल करेगा ही नहीं, वो कहेगा जब ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है सी के कोर्ट में, तो भैया मैं क्यों इसको ट्राई करूं, पहले वहाँ पे हो जाने दो। तो यही है हमारी रेस सब जुडाइस की डॉक्ट्रिन, जो बार करती है सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल को। अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ हो उसी कोर्ट में, या फिर तो सी के कोर्ट में मैटर चल रहा है और उसी कोर्ट में दूसरा सूट आप इंस्टीट्यूट कर दो कि आप पहले वाले में तो बहुत तारीखें लगा रहे हो, या फिर डी के कोर्ट में जाके आप मतलब किसी और कोर्ट में जाके वो दूसरा सूट इंस्टीट्यूट कर दो। उन दोनों ही कंडीशन में जिस कोर्ट में सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, वो कोर्ट उसका ट्रायल करने से मना कर देगा। यही है हमारी डॉक्ट्रिन रेस सब जुडाइस की, ठीक है। तो अब इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के बाद हमें पता लग जाएगा रेस सब जुडाइस ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, इसके एक्सेप्शन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग इसके एमसीक्यू भी करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस सब जुडाइस एक लैटिन टर्म है। रेस का मतलब होता है मैटर और सब जुडाइस का मतलब होता है नॉट एडजुडिकेटेड, यानी कि वो मैटर जिस पे अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, या कह सकते हैं मैटर अंडर ट्रायल है, मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है। और रेस सब जुडाइस कहीं भी एक्सप्रेसली पूरे सीपीसी एक्ट में मेंशन नहीं किया हुआ है, बल्कि अगर हम सेक्शन 10 सीपीसी को पढ़ें तो उसके प्रोविज़न पढ़ने के बाद ये डॉक्ट्रिन वहीं से निकल के आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस। अब हम सेक्शन 10 की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव और एसेंशियल डिस्कस करेंगे। उससे हमें सेक्शन 10 की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे हमें एकदम क्लियर हो जाएगी विद कंसेप्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस डॉक्ट्रिन को लाने की आखिर ज़रूरत पड़ी क्यों। सबसे पहली चीज़ है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए हम इस डॉक्ट्रिन को लेके आए, ठीक है। यानी कि बहुत सारे मल्टीपल सूट डिफरेंट कोर्ट्स में या सेम कोर्ट में चलेंगे, तो एक ही बात के लिए हम इतने कोर्ट को परेशान कर रहे हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है और कोर्ट पे बर्डन पड़ रहा है, उस सब को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा है प्लेंटिफ को अगर हम परमिशन दे देंगे कि बार बार आप जहाँ चाहो वहाँ सूट इंस्टीट्यूट करो और फिर हम उसको ट्राई करेंगे, तो उस कंडीशन में रहेगा कि दो कोर्ट दो अलग अलग जजमेंट दे सकते हैं, तो पार्टी को कन्फ्यूज़न रह सकती है कौन सा जजमेंट सही है कौन सा जजमेंट सही नहीं है। तो इस कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए हम इस डॉक्ट्रिन को लेके आए। तीसरा है कोर्ट के टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है, और डिफेंडेंट को अननेसेसरी हरेसमेंट से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्लेंटिफ तो हर कोर्ट में सूट फाइल कर देगा, डिफेंडेंट को आगे अटेंडेंस लगानी होगी और फिर काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होंगे, कोर्ट का बर्डन भी बढ़ेगा। इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें डॉक्ट्रिन को लेके आए। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं, सबसे पहले तो दो सूट होने चाहिए, ठीक है। दो सूट में एक होना चाहिए सबसे पहले तो दो सूट होने चाहिए, दो सूट में एक होना चाहिए प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट, ठीक है, जो कि अभी अंडर ट्रायल है, ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। और दूसरा होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा सूट हमने फाइल कर दिया, ठीक है। चाहे हमने सेम कोर्ट में फ़ाइल किया हो, चाहे हमने सी के कोर्ट में दूसरा सूट फाइल किया हो, या फिर हमने दूसरे कोर्ट में यानी कि डी के कोर्ट में फ़ाइल कर दिया, जैसे कि यही मैटर।
दूसरा जो दोनों सूट के बीच का लिंक है वो क्या होगा, वो है जो मैटर है इशू में वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में होना चाहिए, यानी कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोनों मैटर एक दूसरे से लिंक करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, a mere identity of some of the issues in both the suits is not sufficient to attract the provision of section 10 of CPC, but the entire matter should be directly and substantially in issue। अगर प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट के कुछ फैक्ट्स सब्सिक्वेंट सूट से मैच करें उस कंडीशन में रेस सब जुड़ा अप्लाई नहीं होगा, दूसरे सूट का ट्रायल बार नहीं होगा। बट अगर पूरा जो मैटर इशू में था वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में है दूसरे सूट में भी, उस कंडीशन में रेस सब जुडाइस के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। तीसरा है सेम पार्टीज़, जो दो पार्टीज़ हैं वो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में सेम होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था। अब सब्सिक्वेंट सूट में हो सकता है ए के बेटे और बी के बीच बेटे ने सेम डिस्प्यूट को लेके एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर दिया हो, ठीक है। और फोर्थ है सेम टाइटल, जो पार्टी हैं लिटिगेटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम टाइटल, लिटिगेट कर रही हूँ और सेम टाइटल के अंडर क्लेम कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या था, ए और बी के बीच में था प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, ठीक है। अब सेकंड सूट में ऐसे नहीं होगा कि इनके बीच में उधारी का डेटर और क्रेडिटर की कंडीशन में या लैंडलॉर्ड और टेनेंट की कंडीशन में आ जाएंगे, नहीं, टाइटल सेम होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ओनरशिप को लेके तो सब्सिक्वेंट सूट में भी सेम डिस्प्यूट होना चाहिए। फिफ्थ है जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट है उसके पास जुरिसडिक्शन होना चाहिए। अब हम कहेंगे जुरिसडिक्शन कैसे है, अगर जो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट जिस कोर्ट में पेंडिंग है वो कोर्ट या फिर तो इंडिया में सिचुएट हो या फिर इंडिया से बाहर भी अगर सिचुएट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गवर्न करती हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो आता हो और उसमें इंडियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे अगर किसी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो हम कहेंगे कोर्ट के पास जो जुरिसडिक्शन है उसको ट्राई करने का। सिक्स में कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि उसके पास टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी दोनों टाइप के जुरिसडिक्शन होने चाहिए और वो इस लायक हो कि उस पेंडिंग सूट को हियर करने के बाद उसमें जो रिलीफ क्लेम किया गया है उसको ग्रांट भी कर सके, वो उसकी पार्ट से बाहर ना हो उस रिलीफ को ग्रांट करना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अगर हैं एसेंशियल्स हैं अवेलेबल तो जो सब्सिक्वेंट सूट है उसका ट्रायल रेस्ट सब जुडाइस से बाहर होगा। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें रेस्ट सब जुडाइस एप्लीकेबल होगा ही नहीं। सबसे पहली चीज़ है अगर कोर्ट जिसने पास किया वो सब प्रीवियस सूट में जजमेंट वो कॉम्पिटेंट नहीं था। दूसरा है अगर सूट के अलावा कोई और प्रोसीडिंग है, यानी कि अगर क्रिमिनल ट्रायल है या कुछ और है तो उस कंडीशन में रेस्ट सब जुडाइस का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ सूट के लिए है। नॉट एप्लीकेबल व्हेन द सूट इज़ पेंडिंग इन एनी फॉरेन कोर्ट, हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। जो कोर्ट है उसके पास जुरिसडिक्शन कब होगा, या फिर तो इंडिया की टेरिटरी में सिचुएट हो या फिर इंडिया की टेरिटरी से बाहर भी हो तो वो इंडियन लॉ से गवर्न होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से वहाँ पे बनाए गए और इंडियन लॉज उस पर एप्लीकेबल होती हों। अगर मैटर किसी फॉरेन कोर्ट पे जिसकी डेफिनेशन 2 सब क्लॉज 5 ऑफ CPC में दी हुई है, फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन में पेंडिंग है, उस कंडीशन में सब्सिक्वेंट सूट जो है हम इंडिया के कोर्ट में फाइल करेंगे उसका ट्रायल वो कोर्ट बार नहीं करेगा। फोर्थ इज़ व्हेन द मैटर इज़ नॉट बिटवीन द सेम पार्टीज़, अभी बात हुई थी ना ए और बी के बीच में अगर मैटर है तो ए और बी के बीच में ही सब्सिक्वेंट सूट में मैटर होना चाहिए या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। अगर ऐसा नहीं है तो भी रेस्ट सब जुडाइस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ में व्हेन द पार्टीज़ आर नॉट लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, यानी कि यहाँ पे लैंड के ओनरशिप का डिस्प्यूट है और अगले में अगर आप डेटर क्रेडिटर का डिस्प्यूट लेके आ गए या कोई और क्लेम होल्ड कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी कोई और टाइटल होल्ड कर रहे हो, रेस्ट सब जुडाइस एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज व्हेन द मैटर इन इशू इन बोथ सूट्स आर डिफरेंट, कॉज ऑफ दोनों सूट के बीच का लिंक है, प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट और सब्सिक्वेंट सूट के बीच का लिंक, यानी कि जो चीज़ उनको कनेक्ट कर रही है वो सिर्फ ये है दोनों में मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में है। अगर कॉज ऑफ एक्शन ही डिफरेंट हो गया दोनों सूट में तो फिर वो सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल रेस्ट सब जुडाइस की डॉक्ट्रिन से बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशंस पे आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो हमें एक एक चीज़ बड़े आराम से मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी सॉफ्टली। सेक्शन 10 ऑफ CPC क्या करता है, स्टे ऑफ सूट,
स्टे ऑफ सूट इसकी डेफिनेशन है, यानी कि जो रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल है वो आपको एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ है, बट इसके प्रोविज़न पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस कह रही है सेक्शन 10 भी वही कह रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट उस सूट के ट्रायल को इनिशिएट नहीं करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, जो है ये डॉक्ट्रिन है ट्रायल को बार करती है, क्योंकि आपको सूट इंस्टीट्यूट करने से तो कोई नहीं रोक सकता, पर जो कोर्ट है ये उसकी ड्यूटी है कि वो ट्रायल ना करे ऐसे सूट का। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन क्या करती है, ट्रायल को बार करती है सूट के। तो नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट। ठीक है, ऐसे कोर्ट कोई भी कोर्ट उस सूट का ट्रायल नहीं करेगी जिसमें जो मैटर इशू में है वो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट में भी इशू में था, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली, दोनों के बीच में लिंक की है ये। बिटवीन द सेम पार्टीज़ क्या थी, ए और बी अगर पहले सूट में थी तो दूसरे सूट में भी सेम पार्टीज़ हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। और बिटवीन पार्टीज़ अंडर होम दे और एनी ऑफ दैम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल भी सेम होल्ड कर रखा हो, क्लेम भी सेम क्लेम कर रहे हो। वेट सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट। जो वो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट है वो पेंडिंग हो कहाँ पे, सेम कोर्ट में, उसी कोर्ट में जिसमें प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग है, या फिर किसी और कोर्ट में इंडिया के। हैव जुरिसडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ। और जो सूट पेंडिंग है, जिस कोर्ट में पेंडिंग है उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है उस सूट में रिलीफ जो क्लेम किया गया है उसको ग्रांट करने का। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, या फिर कोई ऐसा कोर्ट जो इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं है, इंडिया की टेरिटरी से बाहर है, बट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एंड हैविंग लाइक जुरिसडिक्शन, और जो जुरिसडिक्शन चाहिए रिलीफ क्लेम जो है उसको ग्रांट करने का, वो जुरिसडिक्शन भी उसके पास हो। और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो सूट पेंडिंग हो। इस कंडीशन में कोई भी कोर्ट उस सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल इंस्टीट्यूट नहीं करेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द सूट्स कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर जो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट है वो इंडियन कोर्ट में होने की जगह किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, उस कंडीशन में जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल बार नहीं करेंगे, वहाँ पे रेस सब जुडाइस एप्लीकेबल नहीं होगी जब जो प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट है वो किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, अब हम बात करें तो सेक्शन 151 CPC के अकॉर्डिंग भी हम स्टे करते हैं सूट में, बट यहाँ पे कब स्टे करते हैं, कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, अगर उन्हें लगे कि हाँ जस्टिस का अब्यूज़ हो रहा है, मैरिट्स पे डिसाइड नहीं हो रहा है या कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो सूट को स्टे कर सकते हैं। इस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि वो जो सूट है जिसके ऊपर स्टे लगाया गया, अगर हम 151 सेक्शन के अंडर जा रहे हैं वो रेस सब जुडाइस से बाहर हो, नहीं भी होगा तो भी 151 के अकॉर्डिंग कोर्ट के पास जो पार्ट्स हैं उसके अंडर वो सूट को बार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं अब्यूज़ ऑफ जस्टिस हो रहा है प्रोसीडिंग में तो कोर्ट 151 के अंडर उसमें स्टे लगा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। इसमें बोला गया था कि जो सेक्शन 10 के प्रोविज़न है वो मैंडेटरी हैं, कोर्ट की विश पे या कोर्ट के डिसीज़न पे नहीं छोड़ा हुआ है। कोई भी कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल नहीं करेगा अगर वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अराइज हुआ है जिसमें प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है या पेंडिंग है। ठीक है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। सेकंड केस है श्रीमती पूजा सोनी वर्सेस दिनेश कुमार। ये 2019 का केस है। इस केस में एक मुद्दा उठा था कि सुओ मोटो, यानी कि अगर नॉर्मल कोर्स में आप देखो क्या होगा, अगर हर जगह प्लेंटिव डिफरेंट कोर्ट्स में एक ही सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा कि ये मुझे परेशान करने के लिए अलग अलग कोर्ट में जाके केस फाइल कर रहा है ना, और फिर कोर्ट उसके बाद उसको जो दूसरा सूट उसने फाइल किया प्लेंटिफ ने उसका ट्रायल बार कर देगा रेस सब जुडाइस से। बट इन द केस अगर डिफेंडेंट ने ऐसी कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की ही नहीं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कोर्ट है वो सुओ मोटो अपने आप से एक्शन लेगा, और ये प्रोविज़न तो मैंडेटरी है इसलिए रेस सब जुडाइस से उसका सब्सिक्वेंट सूट का सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो इंस्टीट्यूट हुआ है ट्रायल बार कर देगा। ठीक है, थर्ड केसेस PC जैरत वर्सेस अमृत जैरत।
इसमें ये हेल्ड हुआ था, अगर किसी सूट को अंडर सेक्शन 10 CPC यानी कि रेस सब जुडाइस से बार होने की वजह से किसी सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल बार कर दिया कोर्ट ने, तो उस कंडीशन में आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं करोगे। फोर्थ केसेस इंद्रपाल सिंह हसन वालिया वर्सेस बीट तिब्बतन वूलन मिल्स 1974 का केस है। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो सेक्शन 10 CPC के प्रोविज़न हैं यानी कि रेस सब जुडाइस से सिर्फ उस सूट का ट्रायल बार होगा, सूट का ट्रायल बार होगा, ये किसी और प्रोसीडिंग पे नहीं चलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर क्रिमिनल ट्रायल है तो उसमें रेस सब जुडाइस के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे, या किसी और प्रोसीडिंग में भी रेस सब जुडाइस के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम इसके MCQ देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोविज़न रिगार्डिंग रेस सब जुडाइस आर, पहली चीज़ मैंडेटरी है, सेकंड डिस्क्रिशनरी है यानी कि कोर्ट की विल पे डिपेंड है, वो चाहे तो सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल बार करे और चाहे तो ना करे। सी मैंडेटरी नहीं है। डी डायरेक्टरी है। सेकंड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC इज़ इंटेंडेड टू प्रिवेंट टू पैरेलल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, इनमें से कौन सा सेक्शन है जो दो पैरेलल प्रोसीडिंग सेम कॉज ऑफ एक्शन पे चलाने से इंस्टीट्यूट करने से मना करता है। सेक्शन नंबर 13 ऑफ CPC, बी सेक्शन नंबर 11, सी सेक्शन नंबर 10, डी सेक्शन नंबर 9। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विद द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्टेस्टेड क्वेश्चन एंड हैव द बाइंडिंग अफेक्ट इन फ्यूचर लिटिगेशन, इसमें से कौन सा प्रोविज़न है जो डील नहीं करता फाइनल डिटर्मिनेशन, यानी कि कोई केस चल रहा था उसमें फाइनली डिसीज़न आ चुका है और वो डिसीज़न ऑफ फ्यूचर लिटिगेशन जो भी होंगे उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। कौन सा प्रोविज़न इस जो से डील नहीं करता कि फ़ाइनल डिसीज़न आ चुका है, फाइनल डिसीज़न अब सब्सिक्वेंट सूट पे या फ्यूचर लिटिगेशन पे एप्लीकेबल होगा। ए इज़ रेस सब जुडाइस, बी इज़ रेस जुडिकेटा, सी स्टेयर डिसीज, डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ रेस सब जुडाइस मीन्स, रेस सब जुडाइस का मतलब क्या है। द केस हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, इसका मतलब है केस ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। सेकंड वन इज़ द केस डिसाइडेड बाय लोअर कोर्ट मस्ट बी अपील फॉर अ हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और आप अब जा सकते हैं हायर कोर्ट में अपील करने। सी ऑप्शन इज़ द केस हैज़ बिन डिसमिस, केस को डिसमिस कर दिया। डी ऑप्शन इज़ द केस इज़ पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, इसका मतलब है कि केस ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 इज रेस सब जुडाइस, ए हो गया बार्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, आपको सूट इंस्टीट्यूट करने से रोकता है। बी बार्स द ट्रायल ऑफ द सूट, इंस्टीट्यूट करने से नहीं रोकता बल्कि उसके ट्रायल को इंस्टीट्यूट करने से रोकता है। सी में डिसमिस अ सूट, सूट को डिसमिस कर देता है। डी में नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं करता। तो अब हम ये कर चुके हैं और जो इसके MCQ के आंसर हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे और जिसका सबसे पहले और सबसे सही कमेंट आएगा सही आंसर के साथ उसका कमेंट जाएगा पिन कमेंट में, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा रेस सब जुडाइस की डॉक्ट्रिन को, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, रेस सब जुडाइस का सम अप अगर हम इसको करें तो इसका मीनिंग है मैटर अंडर ट्रायल, मैटर ऑल, रेस सब जुडाइस का मीनिंग है जो मैटर है ऑलरेडी अंडर ट्रायल है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है दो पैरेलल प्रोसीडिंग्स एक साथ ना चलाना, डिफेंडेंट को हरेस ना करना, और तीसरा हो गया कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करना। थर्ड में एसेंशियल्स क्या है, इसके दो सूट होने चाहिए, मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू में होना चाहिए, सेम पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, सेम टाइटल होल्ड करती हूँ पार्टीज, जो मैटर है पेंडिंग है जिस कोर्ट में उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होना चाहिए, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए जजमेंट देने के और रिलीफ जो भी क्लेम किया उसको ग्रांट करने का, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, अगर कोर्ट जो है उसके पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं थी या फिर सूट्स के अलावा किसी और एक्सेप्शन है, अगर कोर्ट जिसने जजमेंट पास किया वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं था, उन कंडीशन में रेस सब जुडाइस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके हमने इंपॉर्टेंट केस लॉज इसकी और इसमें हमें पता लगा हाँ ये मैंडेटरी प्रोविज़न है और कोर्ट सो मोटो एक्शन भी ले सकता है और ये सिर्फ सूट में एप्लीकेबल है और प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल नहीं है। और इससे रिलेटेड हमने MCQ भी किए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।